हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी लवर्स में। तो दोस्तों, आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो Z7 की सीरीज है उसको। तो आज का ये वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है अपनी ये सीरीज का। तो इसमें अपन बात करेंगे जो फोटो शूटिंग मेन्यू है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फोटो शूटिंग मेन्यू में जाने के लिए सबसे पहले आपको मेन्यू प्रेस करना है। मेन्यू प्रेस करने के बाद आप जैसे यहाँ पे देखोगे, या सेकंड नंबर का ऑप्शन है फोटो शूटिंग मेन्यू, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ से इस बटन को प्रेस करोगे तो आप इसके ऑप्शंस के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की तरफ पे रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इससे होगा ये कि जो भी आपकी जो फोटो शूटिंग मेन्यू की सेटिंग्स होंगी वो यहाँ से पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगी, और जैसे कैमरा नया आता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है वो यहाँ से अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको जो सेटिंग वगैरह है उसको रीसेट कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, आप भूल जाते हो कुछ चेंज करके, तो यहाँ से आप जो फोटोज की जो सेटिंग है उसको आप रीसेट कर सकते हो। जो फोटो शूटिंग मेन्यू है वो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो बिना कैमरे को रीसेट किए हुए। और इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोरेज फोल्डर। यहाँ पे जैसे आप स्टोरेज फोल्डर में जाते हो, यहाँ से आप जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे NCZ7 सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ से आप एक नया फोल्डर बना सकते हो और उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप अलग अलग पार्टीज की डाटा एक ही कार्ड में स्टोर करना चाहते हो तो उनके नाम से आप यहाँ से आप फोल्डर बना के उनको सेव कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फाइल नेम का। यहाँ से आप फाइल नेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी TMS यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ से आप कोई भी जो आप अपने हिसाब से रखना चाहो 3 डिजिट का कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ से आप अपने स्टूडियो का नाम वगैरह शॉर्ट में यहाँ से रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगी ये जो फुटेज है वो किससे क्लिक की हुई है। या कैमरे का नाम भी आप रख सकते हो, जिससे आपको पता चलता रहेगी कौन से कैमरे से आपने ये डाटा कैप्चर किए हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है चूज इमेज एरिया। यहाँ से आप पे जो इमेज एरिया है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो आपकी एक तरह से फोटो का रेजुलेशन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि फोटो में आप कितना रेजुलेशन यूज करना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो FX 3624 है, DX 2416 है, और ये 5.4 है, ये 3024 है। तो यहाँ से आप जो फोटो का रेजुलेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि आप FX पे सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपकी जो फोटो की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आने वाली है। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इमेज क्वालिटी का। इमेज क्वालिटी में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि JPG फाइन, JPG नॉर्मल, JPG नॉर्मल और ये बेसिक वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि आप JPG फाइन को सिलेक्ट करके रखिए, जिससे जो आपकी फोटो की क्वालिटी है वो बढ़िया आएगी और जो पिक्सल्स है वो फटेंगे नहीं और आपकी जो फोटो है उसमें दाने वगैरह दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इमेज साइज का। इमेज साइज में आपको ये बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो अगर आपको फोटो की क्वालिटी बढ़िया लेनी है तो आप इसको लार्ज में सिलेक्ट करके रखो। इसमें एक तरह से आपको जो रेजुलेशन है फोटो का वो लगभग 8K के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी जो एक फोटो की साइज है वो लगभग 45 MB की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई करके रखते हो और लेंस कौन सा यूज करते हो, उस हिसाब से जो आपकी फोटो की साइज है वो कम ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है जो इमेज साइज है, इसमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है रो का, NEF रो। यहाँ से आप जो रो फोटो है उसकी क्वालिटी को भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी अपने को 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो इसमें भी आप लार्ज रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो और स्मॉल रख सकते हो। इसमें आप जो फोटो है वो रो में कैप्चर करोगे, मतलब आपको इसमें डिटेल ज्यादा देखने को मिलेंगी और कलर है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे और एडिटिंग में आपको डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रो फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादातर लोग JPG का यूज करते हैं, तो आप यहाँ से JPG में लार्ज सिलेक्ट करके रख सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है NEF रो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप अगर जो रो फोटोग्राफी करते हो उसको कंप्रेस करके सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हो, और इसको अनकम्प्रेस रखना चाहो तो जो आपकी फोटो की रो फोटो की एक्चुअल साइज है वही आपकी सेव होगी। तो यहाँ से आप इसको भी चूज कर सकते हो अगर आप रो फोटोग्राफी में इसको यूज करना चाहते हो। इसके बाद जो रो फोटोग्राफी की जो बिट रेट है वो भी ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो Z7 कैमरा है उसमें आप 14 बिट तक की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है आईसो सेंसिटिविटी का। तो आईसो सेंसिटिविटी जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ से आप जो आईसो की सेंसिटिविटी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आईसो 200 कर रखा है, तो इसको कम या ज्यादा करने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से बटनों से भी आईसो को कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप जो ऑटो आईसो सेंसिटिविटी है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर
सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ से ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ही ये ऑप्शंस काम करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी है, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऑटो पे कर दिया आईएसओ को, तो जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी है वो मैं जहाँ तक ले जाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 16,000 सेलेक्ट कर दिया, तो इससे ऊपर मेरी जो आईएसओ की सेंसिटिविटी है वो ऊपर नहीं जाएगी। और यहाँ पे अगर फ्लैश के साथ में आईएसओ की सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम यहाँ पे वो भी सेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं वापस से ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको आईएसओ की सेंसिटिविटी को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है व्हाइट बैलेंस का। व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन आप जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने पहले से प्रीसेट किए हुए कलर बैलेंस है वो आपके सामने खुल के आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें नेचुरल लाइट, ऑटो, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी, शेड वगैरह ये सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं अपन जो केल्विन है, यहाँ से जो कलर टेम्परेचर है उसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप जो कलर टेम्परेचर है उसको कम या ज्यादा करके आपकी जो फोटो की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी मान लीजिए ब्लू कलर ज्यादा आ रहा है तो इसको आपको बढ़ाना है, और अगर मान लीजिए येलो कलर ज्यादा आ रहा है तो आप इसको कम करते हो, तो वैसे वैसे आपका येलो कलर करते जाता है। और यहाँ से आप इसका जो ये चेक बार है इसमें भी आप कलर को थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हो, जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो और इनहेंस होके आएगी और जो कलर है वो काफी शानदार खिल के आपको फोटो में दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग प्रीसेट है इनका भी यूज कर सकते हो। ऑटो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको डायरेक्ट सनलाइट वगैरह ये सभी ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट सनलाइट में आप बाहर की तरफ आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसको जैसे ओपन करोगे आपके सामने ये चेक बोर्ड खुल के आएगा। इसमें भी आप कलर्स को कम या ज्यादा कर सकते हो, मतलब माइनर कलर्स को यहाँ से आप काट सकते हो। इस तरह से आप व्हाइट बैलेंस का यूज कर सकते हो। अगर आपको व्हाइट बैलेंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के पूरा व्हाइट बैलेंस का आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इसको यूज करना है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन में आपको व्हाइट बैलेंस किस तरह का रखना चाहिए। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है सेट पिक्चर कंट्रोल का। तो इसमें जो पिक्चर कंट्रोल है वो आपको बहुत सारे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे ये पहले से प्रीसेट किए हुए फिल्टर लगे हुए ये प्रीसेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ये जो फ्लैट वगैरह, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मोनोक्रोम, विविड, ये सभी जो पिक्चर प्रोफाइल है वो आपके सामने खुल के आएंगे। तो यहाँ से मैं एक दो को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्रीसेट है, इसको जैसे आप ओपन करोगे आपको जो क्विक शार्पनेस है, क्विक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जो सेकंड नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको शार्पिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप फोटो को ज्यादा शार्प करना चाहते हो तो इसको आप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आप जो एज इट इज है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है मिड रेंज शार्पिंग। तो इसको भी आप शार्पिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप फोटो को हल्का फुल्का शार्प करना चाहो तो इसको 1 पॉइंट बढ़ा दो, अदरवाइज स्मूथ करना चाहो तो इसको 1-2 पॉइंट कम कर दो, तो जिससे आपकी जो फोटो है वो स्मूथ और शार्प हो जाएगी। इसके बाद यह है क्लियरिटी का ऑप्शन। क्लियरिटी में अगर आप फोटो को और क्लियर दिखाना चाहो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको और ज्यादा क्लियर करना चाहो तो यहाँ से आप इसको ज्यादा कर सकते हो, अदरवाइज इसको कम कर सकते हो, जिससे आपकी जो फोटो है वो स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट को अगर आप जो कलर्स हैं फोटो में उनको इनहेंस करना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हो, और अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो, हल्की सी फेड रखना चाहते हो तो इसको आप कम कर सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस में अगर आप कैमरे के अंदर से जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर के थ्रू में अगर फोटो की लाइट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इसको कम रख सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है सैचुरेशन का। सैचुरेशन में आप जो कलर्स हैं उनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहो तो आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आप इसको 0 रख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हो, कितना यूज करना चाहते हो। इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है HUV का। HUV में आप जो कलर्स है वो अगर थोड़े बहुत इधर उधर है तो इसको कम या ज्यादा करके आप उसको सेट कर सकते हो। तो इसी तरह के आपको सभी में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और जो पहले से पिक्चर प्रोफाइल जो सेट की हुई आती है उनमें आपको प्रीसेट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इनको ज्यादा चेंज करना नहीं चाहते तो आप इनको वैसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसके बाद में जो ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल का, इनको भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। वही सेम ऑप्शन इनमें भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मतलब इनकी जो इफेक्टिव लेवल है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे ये एक तरह से है कि जैसे अपने मोबाइल में जो फिल्टर आते हैं उसी तरह से ये फिल्टर सेट किए हुए हैं। इनकी स्ट्रेंथ को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, और ये आपको लगभग 20 फिल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। आपको किस तरह की फोटो या वीडियो चाहिए उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। मेनली ये फिल्टर्स फोटोग्राफी के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज पिक्चर कंट्रोल। तो इसमें जो सेव और एडिट है, ये देखिए पिक्चर कंट्रोल को अगर आप सेव और एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, जो पिक्चर कंट्रोल का है उसको रीनेम कर सकते हो, लोड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो।
तो यहाँ से आप जो ये पिक्चर कंट्रोल है इसको आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कलर स्पेस का। इसमें अपने को 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, sRGB और Adobe RGB। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि sRGB पे आप फोटोग्राफी कीजिए, और आप फोटोग्राफी Adobe RGB में ही कर सकते हैं, लेकिन sRGB में पहले प्रेफर करता हूँ। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एक्टिव लाइटिंग का। तो यहाँ पे आप इसको ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए डायरेक्ट सनलाइट में आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसको आप एक्स्ट्रा हाई पे कर सकते हो, हाई पे कर सकते हो, नॉर्मल पे कर सकते हो। एक तरह से ये आपकी जो बैकग्राउंड लाइट है उसको काटने का काम करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है लॉन्ग एक्सपोजर NR। तो लॉन्ग एक्सपोजर NR का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, लाइट ज़्यादा बढ़ा रखी है और उसमें नॉइज आ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि जो आपकी फ़ोटो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, आपको मतलब धुंधली धुंधली फोटो दिखाई देगी। तो इसको आप यूज भी कर सकते हो। अगर आपकी फोटो में ज़्यादा नॉइज आ रहा है तो उसको हटाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऑफ रख सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है हाई ISO NR का। हाई ISO NR का मतलब है कि जैसे आपने ISO बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और उसकी वजह से कोई फोटो में नॉइज आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए आप हाई ISO NR का यूज कर सकते हो। तो इसको आप 3 स्टेज में यूज कर सकते हो, हाई, नॉर्मल और लो। तो इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप नॉर्मल से ऊपर ना जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी जो फोटो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और मतलब ऐसा लगेगा जैसे फोटो आउट हुई हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है विजेट कंट्रोल का। तो इसमें आपकी जो फोटो है उसके चारों तरफ जो कॉर्नर हैं उनको स्मूथ करने के लिए ये ऑप्शन अपने को देखने को मिलता है, तो इसको आप नॉर्मल में यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है डिफरेंशिएशन कंपनसेशन। तो ये एक तरह से जो अपना लेंस है जो आपने अभी यूज कर रखा है उसको कैमरे के साथ सेट करने के काम आता है, तो इसको आप ऑन रख सकते हो। अगर मान लीजिए आप बार बार लेंस चेंज करते हो तो उसको सेटअप करने के लिए जो आपका कंपनसेशन है वो काम करता है। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिकर रिडक्शन शूटिंग। जैसे मान लीजिए कभी आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो और आपकी जो फ्लिकर बहुत ज्यादा आ रहा है, फोटो में लाइट ब्लिंक कर रही है, बहुत ज्यादा लाइट फ्लिक करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है मीटरिंग का। मीटरिंग में आप 4 तरह की मीटरिंग यूज कर सकते हो। तो इसमें जो मैट्रिक्स मीटरिंग है वही ज्यादातर यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो फोटो का एरिया है वो लगभग कवर हो जाता है। इसमें जो आप फोकस पॉइंट यूज करते हो उनको यह सेट करने का काम करता है। जो मैट्रिक्स मीटरिंग है इसमें जो पूरे फोकस पॉइंट्स हैं उन पे काम करता है कैमरा, और सेंटर विजिट मीटरिंग में आपके जो सेंटर के फोकस पॉइंट्स हैं उन पे ही काम करता है। तो आप इनमें से मैट्रिक्स मीटरिंग पे ही आप फोटोग्राफी कीजिए, मैं यही प्रीफर करता हूँ। अगर आप कैंडिड वगैरह करते हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लैश कंट्रोल। तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने फ्लैश लगा नहीं रखा है तो ये ऑप्शन मेरा अभी खुल नहीं रहा है, तो आप इसको फ्लैश लगा के यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लैश मोड का। फ्लैश मोड में आप अगर रेड आई रिडक्शन करना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है कि फ्लैश जैसे ब्लिंक करता है तो जो सामने ऑब्जेक्ट रहता है उसकी आईज है वो रेड हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जो फ्लैश वगैरह है उसको ऐसे आप डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हो, तो यहाँ से ये चीजें भी आप फ्लैश के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लैश कंपनसेशन। तो फ्लैश को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप जो कंपनसेशन है, मतलब डायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट लाइट बढ़ानी है, लाइट कम करनी है, तो वो भी यहाँ से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फोकस मोड। तो इसमें आपको जैसे फोकस मोड को आप ऑन करोगे आपके सामने सिंगल ऑटो फोकस और कंटिन्यूअस ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, ये 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो सिंगल ऑटो फोकस का मतलब है कि मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर खड़ा है, तो वहां से आप फोटो ले सकते हो। और इसके साथ अगर आपका सब्जेक्ट आप फोटो लेना चाहते हो वो कंटिन्यूअस रनिंग है या मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आप कंटिन्यूअस ऑटो फोकस का यूज कर सकते हो। और मैनुअल फोकस में आपको जो फोकस है वो मैन्युअली सेट करना होगा। तो इस तरह से इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वेडिंग फोटोग्राफी में सिंगल ऑटो फोकस का यूज किया जाता है, तो आप यहाँ से इसको सिंगल ऑटो फोकस में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी के आगे के ऑप्शन है जैसे कि ऑटो फोकस एरिया मोड और वाइब्रेशन रिडक्शन, ये सभी इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन जो फोटो शूटिंग मेन्यू है इसको अपन 2 पार्ट में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।